नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने पत्रकारिता के स्वरूप और विविध प्रकार और सूचना संप्रेषण, समाचार पत्र, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें हमारी जो रूपरेखा रहेगी, उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी का जो स्वरूप है और उसके बाद व्यावहारिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उनमें क्या अंतर है, और प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विविध रूप हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनके अध्ययन से या उनके प्रयोग के आधार पर हम उसके 3 रूप बता सकते हैं। एक साहित्यिक बोलचाल की भाषा और प्रयोजन के आधार पर। तो आज साहित्य जो है संस्कृत, प्राकृत, पाली, इनका भी उपलब्ध है, परंतु प्रयोजन मूलकता का जो तत्व है वो नहीं दिखाई देने से वे क्या है कि वो सजीव नहीं लगती है। तो आधुनिक हिंदी भाषा में उसकी प्रयोजन मूलकता के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है, और इसी कारण उसका भाषागत विकास भी चरमोत्कर्ष तक पहुंच रहा है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी ज्ञान विज्ञान और जो सरकारी कार्य है उनमें वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिक प्रयुक्त की जा रही है, फिर भी हिंदुस्तानी की जो संभावना है वो बराबर बनी रहती है। तो विश्व की सभी भाषाओं में हिंदी भाषा की एक अहम भूमिका है, उसका एक अपना अलग महत्व है। तो हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान, इन सबको न केवल सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है, बल्कि उनकी रक्षा करते हुए उसको गत्यात्मक भी बनाया है। तो आंतरिक संरचना की सौंदर्यशीलता और भावों की गहनता, अभिव्यक्ति कौशल और जो शैलियाँ हैं उनकी विविधता को समेटते हुए हिंदी साहित्य जो है अनेक रूपों में विद्यमान है, जिनमें प्रयोजन मूलक हिंदी को सर्वोपरि माना जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत में जो साहित्यिक हिंदी है उसकी जो आधार भूमि है उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता है तब से महसूस की गई जब से हिंदी राजभाषा के पद पर आरूढ़ हुई। तो विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान विज्ञान और जो तकनीक है उसकी एक लहर चल पड़ी, और उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी को नए महत्वपूर्ण जो भाषा के दायित्व हैं और जो अभिव्यक्ति है उनकी नवीनतम क्षेत्रों से उनको गुजरना पड़ा। तो आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, इन सभी संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की एक तीव्र आवश्यकता पड़ी जो कि प्रशासनिक और ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सब के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने में सक्षम रहे। तो जब राजभाषा के पद पर हिंदी को आरूढ़ किया गया या संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने में उसको महत्व दिया गया, तो उससे पहले हिंदी जो थी सरकारी कामकाज या जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी भाषा कभी नहीं रही थी, क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे उनके शासन की भाषा उर्दू और अरबी फारसी रही थी। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत उनमें प्रशासनिक की जो भाषा थी वो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी ही रही थी। तो भारत की राजभाषा बनने के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज या जो कार्यालयी भाषा है उसके क्षेत्रों में एक पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ी और भाषा के गठन की आवश्यकता पड़ी, और जो अभिव्यक्ति की स्पष्टता है, इन सब से ये सभी गुण जिस भाषा में विद्यमान हो तो उसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये जो गुण हैं सभी हिंदी भाषा में देखे गए और सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसको उपयोग में लिया गया। तो भाषा में विज्ञान और जो तकनीक है इनके फैलाव के कारण इनको अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिंदी को अपने आप को एक
नवीन रूप में ढालने की आवश्यकता महसूस हुई और ऐसा नया रूप जो विज्ञान और तकनीक के सिद्धांत और उनकी जो भाषिक संरचना है उसके वैज्ञानिक रूप को यथास्थिति अभिव्यक्त कर पाए। तो जीवन और जगत की जो विविध स्थितियां हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति है उसके लिए प्रयोग में लगा जाने वाला जो भाषा का रूप है वो प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाता है। अब हम प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यावहारिक हिंदी है इन दोनों के अंतर को महसूस करेंगे। तो दोनों में स्पष्ट अंतर है, दोनों में स्पष्ट भेद है कि व्यावहारिक हिंदी का सीधा संबंध मुख्य रूप से बोलचाल और जीवन के सामान्य व्यवहार से है और इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से आपसी बातचीत, दैनिक व्यवहार, बाजार, पर्यटन और व्यापार, साहित्य, इन सब के विविध अंग हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। तो व्यावहारिक हिंदी से स्पष्ट अर्थ यह है कि रोजमर्रा के दैनिक जीवन और जगत की जो कार्य हैं उनको करने के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त ऐसी हिंदी जिसमें विशिष्ट भाषिक संगठन हो और प्रयोग के स्तर की अपेक्षा उसके व्यावहारिक प्रयोग पर ही अधिक बल रहता है। तो व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र सीमित है और साथ ही साथ उसने भाषा की वैज्ञानिकता संदिग्ध बनी रहती है। उसके विपरीत जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका जो प्रयोग करने का जो क्षेत्र है या जो प्रयुक्ति क्षेत्र है और व्याप्ति क्षेत्र जो है वो है प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, विज्ञान, इन सब क्षेत्रों तक वो फैली हुई है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की संकल्पना उसके अनुप्रयुक्त रूप को विशिष्ट भाषिक संरचना और पारिभाषिक शब्दावली और सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकता प्रदान करती है और हिंदी भाषा के जो मानक रूप है या उसको स्टैंडर्ड रूप जो कहते हैं, जो मानक भाषा हिंदी है उसको अपने में समेटे हुए होती है जिसमें अनिवार्य रूप से स्पष्टता, सुनिश्चितता इनका निर्वहन किया जाता है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की अपनी एक विशिष्ट और उसकी एक औचित्यता होती है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की अपनी जो एक प्रयोजनपरक शब्दावली है, जो तकनीकी शब्दावली जिसको हम कह सकते हैं, और एक पदावली भी होती है जो सरकारी कार्यालय या विज्ञान, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, इन सभी जो क्षेत्र हैं उनको एक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। फिर है प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप कैसा होता है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का जो प्रयोग है अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी के एक पर्याय के रूप में किया जाता है। तो अंग्रेजी में फंक्शनल जो होता है उसका अर्थ होता है क्रियाशील। तो फंक्शनल शब्द में प्रयोजनमूलक की जो है संकल्पना स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और अंग्रेजी का एक दूसरा रूप भी है अप्लाइड, तो जिसका अर्थ होता है प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त। तो प्रयोजनमूलक की जो संकल्पना है वो अप्लाइड शब्द से थोड़ी निकटता उसकी दिखाई देती है। तो प्रयोजन शब्द की व्युत्पत्ति प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगने से हुई है। तो प्रयोजन का तात्पर्य भाषा का उद्देश्य और भाषा की जो प्रयोजनशीलता है उससे लिया जा सकता है। प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य क्या हुआ कि एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के या उस विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो प्रयोजनमूलक हिंदी है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ होगा ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी की जो परिभाषा है वो हिंदी का एक प्रयुक्तिपरक जो रूप है या उसके संदर्भ के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और सरकारी प्रशासन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध जो क्षेत्र हैं उसको वो अभिव्यक्त करता है। तो इसमें एक तथ्य और है कि कई विद्वान जो है प्रयोजनमूलक शब्द पर ही आपत्ति करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी भाषा जो है बिना प्रयोजन के नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो
आपत्तियां हैं वो कई जगह निराधार भी बताई गई हैं। तो वास्तव में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग जो है और उसके प्रयुक्तिपरक या जो प्रायोगिक पक्ष है उसको स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत विकसित एक अत्याधुनिक शाखा है और प्रयोजन मूलक विशेषण हिंदी भाषा के प्रायोगिक और व्यावहारिक पक्ष को जो है अधिक स्पष्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसकी शैलियाँ कौन कौन सी है, किन किन शैलियों में प्रयोजन मूलक हिंदी को उपयोग में लिया जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की शैलियाँ, हिंदी जो है एक समृद्ध भाषा है और भाषा और साहित्य के स्तर पर इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। आज जीवन के सामाजिक स्तर में जो बदलाव आ रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है, इन सबों के अंतर्गत अर्थवत्ता प्रदान करने में जो सबसे अग्रणीय भाषा है उसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा का नाम ले सकते हैं। तो शैली जो होती है किसी भी भाषा को गुणवत्ता प्रदान करती है। शैली भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। तो किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए हम शैली का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति का माध्यम। तो इसमें जो विधाएं और जो भेद प्रयोक्ता के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं वो सब इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी भी जीवन और समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को एक अभिव्यक्ति देती है, एक वाणी प्रदान करती है। तो इस प्रकार विषय भेद की दृष्टि से हम प्रयोजन मूलक हिंदी की 7 शैलियाँ उसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है संवाद शैली, बोलचाल की शैली, उसके बाद फिर भावात्मक शैली, साहित्यिक शैली, सामाजिक शैली, पत्र लेखन शैली और प्रशासनिक शैली। तो हिंदी में जो प्रयुक्ति का क्षेत्र है, अब हम भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोगों को देखेंगे। तो भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोगों को प्रयुक्ति कहा जाता है और जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि साहित्यिक प्रयुक्ति, कार्यालय प्रयुक्ति, राजभाषा प्रयुक्ति, विज्ञापन, मीडिया, विज्ञान, तकनीक, विधि, कानून, ये सब जो है वो हिंदी प्रयुक्ति का क्षेत्र है। तो साहित्यिक जो प्रयुक्ति है उसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है उसको देखते हुए। तो साहित्यिक भाषा में दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृति के साथ साथ तो जनता के सुख दुख और आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास को यदि हम देखें तो उसको चार कालों में भी विभक्त किया गया है और समकालीन साहित्य में जो जिजीविषा है और जो वेदना की अभिव्यक्ति है उसके लिए हिंदी भाषा ने अखिल भारतीय साहित्य से जो संपदा संजो करके रखी है, बल्कि विदेशी भाषा के जो प्रचलित शब्द हैं उनको भी उन्होंने बड़ी सहजता से ग्रहण किया है। तो हर युग की आवश्यकता के अनुसार साहित्यिक भाषा की प्रयुक्ति में भी अंतर आ जाता है। फिर है कार्यालय प्रयुक्ति। तो कार्यालय प्रयुक्ति किसी भाषा के लिए एक गौरव की बात होती है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और उसके कुछ वर्षों बाद ही हिंदी ने ये साबित कर दिया कि उसमें वह शक्ति है कि कार्यालय कामकाज में वो बेहतर अभिव्यक्ति प्रदान कर सकती है। तो पत्र लेखन और आलेखन, संक्षेपण, ऐसे जो सभी महत्वपूर्ण व्यवहार है उसमें हिंदी ने अन्य भाषाओं की अपेक्षा एक सशक्त रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो कार्यालय कामकाज को हिंदी के माध्यम से करके उसे और भी सहज रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। तो साथ ही समय की बचत के लिए भी इसकी आवश्यकता जो है महसूस की गई। उसके बाद हम राजभाषा प्रयुक्ति देखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद
संविधान सभा ने भारत जैसे विशाल और बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की एकता और प्रशासन की सुविधा के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की जिसके माध्यम से करोड़ों लोग आपस में भाव और विचार विनिमय कर सकते हैं। हिंदी को सक्षम मानकर के 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इस देश की राजभाषा घोषित किया। तो राजभाषा हिंदी के जो प्रयुक्त क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, संस्थाएं, निगम, बीमा क्षेत्र, बैंक, आयोग, समितियां, ये सब आ जाते हैं। तो इन सभी जगहों में हिंदी भाषा का एक जो नवीन रूप है वो देखने को मिला, जिसके अंतर्गत भाषागत और शैलीगत विशिष्टता भी देखी गई। और इतना ही नहीं, द्विभाषिकता का महत्व स्थापित होने के बाद अनुवाद का प्रचलन बढ़ा। तो इस प्रकार संपूर्ण रूप में हम देखते हैं कि राजभाषा के पद पर आसीन होने के बाद हिंदी को कुछ नए दायित्वों का वहन करना पड़ा और प्रयोजनमूलक हिंदी का नया रूप राजभाषा हिंदी के रूप में हमारे सामने आया। उसके बाद विज्ञापन की और मीडिया की जो भाषा है उसके संदर्भ में हम हिंदी को देखें तो 1972 के बाद विज्ञान और मीडिया के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। संचार माध्यमों के विकास और आर्थिक उदारीकरण के साथ ही भारत में उपभोक्ता संस्कृति का आरंभ हुआ। उपभोक्ता बाजार के विज्ञापन आने लगे। विज्ञापन के इस भाषा के दायित्व को वहन करते हुए हिंदी का नवीन प्रयुक्ति रूप सामने आता है। तो विज्ञापन के लिए एक आकर्षक वाक्य विन्यास की आवश्यकता होती है, एक अलग ही शब्दावली की आवश्यकता होती है। तो उसकी समुचित मात्रा में प्रयोग तो हिंदी भाषा ने अपनी जो मनमोहक शैली है, आकर्षक जो वाक्य विन्यास है और विशिष्ट शब्दों के माध्यम से उपभोक्ताओं का मन जीत लिया और आज हिंदी के जो नारे हैं वो सभी जगह चर्चित होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तकनीकी जो भाषा है, तो वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा। तो इस प्रकार की भाषा से अभिप्राय होता है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाले निरंतर विकास के साथ नई नई शब्दावली और जो टेक्निक है उसके जो पद विन्यास है उनका समावेश प्रयोजनमूलक हिंदी में हो रहा है। तो आज प्रयोजनमूलक हिंदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक विकल्प प्रस्तुत करती है। हिंदी भाषा की जो नई प्रयुक्ति है उसने सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने तकनीकी शब्दावली का निर्माण जो है प्रयुक्ति के करके प्रयुक्ति के मार्ग को और भी आसान बना दिया। तो ये भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है। तो हिंदी भाषा ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोजन के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के शब्दों के साथ साथ जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उनको भी अपनाया है। और आज हम ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि हिंदी भाषा की प्रयुक्ति न केवल सफल है बल्कि इनके जो नवीन अर्थ मिल रहे हैं वो भी उनको भी ध्वनित करने में वो सक्षम दिखाई देती है। उसके बाद हम देखेंगे विधि और कानूनी जो भाषा है। तो भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश न्यायपालिका पर वो आधारित है और ये स्वाभाविक ही है कि उसकी भाषा और उसमें जो तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो वो अंग्रेजी और लैटिन दोनों भाषाओं से वो संबंध रखती है। तो विधि और न्यायपालिका के लिए जिस भाषा की आवश्यकता है उसको तो गढ़ा नहीं जा सकता। तो इन क्षेत्रों में काम करने के लिए एक अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो आज विधि और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के माध्यम से ही हिंदी का प्रयोग हो रहा है और धीरे धीरे ये तकनीकी अनुवाद की भाषा को भी आत्मसात कर लेगा और न्यायपालिका की जो भाषा है वो दुरूह नहीं रह जाएगी। उसके बाद हम देखें तो जो व्यापार वाणिज्य वर्ग की जो भाषा है उसमें भी जैसे व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, शेयर मार्केट, बैंकिंग, बीमा, इन सभी क्षेत्रों की एक
अपनी शब्दावली होती है। तो हम दैनिक जीवन में भी जब समाचार पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से हम सोना चांदी या जो स्टॉक एक्सचेंज है, उनका जो सेंसेक्स है वो कितना नीचे गिरा, ये सभी जो उनकी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं वो वाणिज्य के क्षेत्र से संबंध रखती है। और आम आदमी जो है वो धीरे धीरे इनको समझ करके तो रोज़मर्रा के जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल कर पाता है। तो आज की क्लास में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप और प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर और भाषा के प्रयोग पर आधारित जो प्रयोग है उनको देखते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी की चर्चा आज की क्लास में हमने की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।